Hello everyone, my name is Ishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 9 geography and we were on chapter 3 drainage. इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी ड्रेनेज से रिलेटेड होती है वो कंप्लीट कर ली थी। इसके साथ साथ हमने हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं उनको हमने टैबुलर फॉर्म में कर लिया था। इतना ही नहीं, हमने ये भी कंप्लीट किया था कि जो 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं जो कि है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसकी सोर्स, उसके ट्रिब्यूटरीज और उसके साथ साथ उसके माउथ को हमने देखा था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर एंड इट्स सेकेंड पार्ट। सो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो एक बात तो पक्की हो गई कि हम उन रिवर्स की बात कर रहे हैं जो कि बह रही हैं इंडियन पेनिनसुला में। अब इंडियन पेनिनसुला क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से बता चुका हूं। अब इस इंडियन पेनिनसुला रिवर सिस्टम में बहने वाली नदियों को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो कि ईस्ट फ्लोइंग है और एक वो जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। एक बार मैप में देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए, कुछ रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग आपको दिखने को मिलेंगी इस तरफ ऐसे, और कुछ रिवर्स ऐसे होंगी जो ईस्ट फ्लोइंग होगी जो यहां से निकल के इस तरफ बहेंगे। सवाल उठता है कि ऐसे हम वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिवाइड या क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमारे समझने के लिए, जिससे हमारी जो चीजें हैं थोड़ी आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कंप्लीट करते हैं। जब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं जो थोड़ी सी लंबी हैं। बाकी सारी रिवर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जिस जगह से वो बह रही हैं ऑफ कोर्स वहां के लिए वो लाइफलाइन मानी जाती हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि भाई नदियों का पानी इंसानों के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस हम तब भी पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करेंगे जहां पे पोल्यूशन ऑफ रिवर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नर्मदा रिवर से। नर्मदा रिवर जो है काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, बट बिफोर आई स्टार्ट नर्मदा रिवर लेट मी टेल यू समथिंग कॉल्ड एज रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली नाम की क्या चीज होती है, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि जब एक लार्ज ब्लॉक ऑफ माउंटेन में लेट्स से ऐसे क्रैक आ जाता है, जब क्रैक आता है तो हम उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में, जो आप सब और मैं और आप जानते हैं, फ्रैक्चर। मतलब मूवमेंट नहीं हुआ है, फ्रैक्चर जहां पे हुआ है वहां पर मूवमेंट नहीं हुआ है। जब उस फ्रैक्चर लाइन के ऊपर मूवमेंट हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्या, फॉल्ट कहेंगे। यानी ये क्या बन गया, ये फॉल्ट बन गया। कभी कभी क्या होगा कि ये जो फॉल्ट है ये बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, और जब ये गहरा हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे क्या है, ये रिफ्ट वैली बन गया। क्या बन गया, ये रिफ्ट वैली बन गया। मतलब एक और रॉक होगा इधर जो जुड़ा होगा। अब आप सोचो, ये उठा हुआ पार्ट, ये उठा हुआ पार्ट, और ये बीच में नीचे खिसका हुआ पार्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। व्हेन दिस पार्ट बिकम्स टू डीप, मतलब मान लो यहां पर आ जाए और इसको हम मिटा देते हैं, ये कुछ ऐसा सा बन जाए, तो ये क्या बन गया, ये रिफ्ट वैली बन गया। आई होप आई एम क्लियर। ऐसी ही एक रिफ्ट वैली बनती है किसके बीच में, विंध्या माउंटेन्स और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच में। ये मैंने आपको तब भी पढ़ाया था जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया में यहां विंध्याज हैं और कैसे यहां सतपुड़ाज हैं। विंध्यास और सतपुड़ा क्या है, विंध्यास और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन्स हैं। There is a difference between fold mountains and block mountains. When the mountains are in the form of block, rather than they are formed not because of the folding, but they are being formed because of the elevation या फिर उनका sink down हो गया as a block, तो वो बन जाते हैं ब्लॉक माउंटेन। मतलब एक पूरा ब्लॉक है, उसमें से एक ब्लॉक नीचे आ गया,
एक ब्लॉक ऊपर रह गया, तो जिसकी वजह से जो ऊपर हो गया वो क्या हो गया, एक किस्म का एलिवेटेड लैंड हो गया, हम उसको पहाड़ कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि ये पूरा एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक में एक ब्लॉक नीचे आ गया, तो जिसकी वजह से जो एलिवेटेड लैंड रहा उसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो ऊंचा है इसलिए हम उसको माउंटेन का नाम दे देंगे, और क्योंकि ये एक ब्लॉक है इसलिए इसको ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। तो ये विंध्या और सतपुड़ा ऐसे ही किस्म के क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। और इन्हीं दो ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है रिवर नर्मदा। एक पोटेंशियल क्वेश्चन इस चैप्टर में से हर एग्जामिनर का फेवरेट है कि रिफ्ट वैली से बहने वाली 3 नदियां या 2 नदियां या एक नदी के बारे में, इंडिया के बारे में बताइए। तो उसमें आ जाती है नर्मदा, तापी और एक और रिवर है दामोदर। ये 3 रिवर्स ऐसी हैं जो कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। ओके तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कहां से निकलती है तो आपको पता चल गया। ओके लेट्स डू दिस। अब आपको पता चल चुका है ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, अब आपको पता चल चुका है रिफ्ट वैली क्या होती है, और आपको ये भी पता चल चुका है कि नर्मदा कहां से मतलब नर्मदा किसके बीच में से बहती है। तो नर्मदा कहां से निकलती है इसको देखना जरूरी है। सो क्या है ये, एक अमरकंटक नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, समवेयर हियर। उस अमरकंटक से निकलती है ये नर्मदा रिवर। मध्य प्रदेश, बहुत छोटा सा पार्ट महाराष्ट्र और फिर गुजरात, यहां पर ये बहती है ये रिवर। और फिर गल्फ ऑफ खंबट, मतलब इसका सोर्स कहां से हो गया, सोर्स इसका हो गया अमरकंटक विच इज इन मध्य प्रदेश। इट्स माउथ इज इन गल्फ ऑफ खंबट विच इज हियर। इसके बीच में मध्य प्रदेश, बहुत छोटा सा पार्ट महाराष्ट्र और बाकी पार्ट गुजरात में ये बहती है। जहां तक रही बात इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस से होकर गुजरती है जो कि नाम है जिसका जबलपुर। इस जबलपुर में क्या होता है, यहां पर एक मार्बल के रॉक्स में से होके बीच में से ये गुजरती है, और ये मार्बल के रॉक्स जहां पर हैं और जहां पे ये होके गुजरती है वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल बनाती है जिसका नाम है धुआंधार फॉल्स। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ये धुआंधार फॉल्स किस रिवर के ऊपर है, तो आप बताएंगे ये नर्मदा के ऊपर है। इतना ही नहीं, ये जो हमारा सरदार सरोवर डैम है, ये जो यूनिटी का जो डैम है हमारा, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो यहीं पर बना हुआ है, इसी नदी के ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे समझानी वो ये है कि ये मार्बल रॉक्स जो मैंने आपसे बताए, ये मार्बल रॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी इन सारी जगहों पर हुई है। यू कैन सी, एक मूवी है मोहनजोदारो, वहां उसको भी आप देखिएगा, वहां पर भी इस नर्मदा नदी में वो जो फर्स्ट सीन आता है जहां पर वो क्रोकोडाइल को हंट करते हैं एंड देयर आर मार्बल रॉक्स, मतलब ऐसे करके नदी बह रही है और दोनों तरफ माउंटेन्स, दोनों तरफ जो है ह्यूज रॉक्स हैं और वो मार्बल के रॉक्स हैं। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, तो नर्मदा रिवर काफी ज्यादा फेमस है। ये जो इनफैक्ट ये जो डैम है, ये डैम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू 3 स्टेट्स। सो इसी के साथ हमारी नर्मदा रिवर कंप्लीट हो गई। इनफैक्ट जो नर्मदा रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है उनका नाम, तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में बस इतना बताया हुआ है कि ये शॉर्ट हैं और ये ट्रिब्यूटरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि दे कंट्रीब्यूट देयर वाटर इन द नर्मदा रिवर। लेट्स रीड इट कि ताकि हमारा कुछ कम छूटा तो नहीं, उसको देख लेते हैं। द नर्मदा राइजेस इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, एज आई टोल्ड यू। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। ये देखिए फॉल्टिंग की वजह से ये रिफ्ट वैली में से होकर गुजरती है। ये भी मैं आपको पूरा प्रोसीजर भी बताया कैसे बनता है ये। ऑन इट्स वे टू द सी, नर्मदा क्रिएट्स मेनी लोकेशंस, पिक्चर्स लोकेशन। The marble rocks near Jabalpur where the Narmada flows through a deep gorge and Dhuandhar falls where the river plunges over the steep rocks are some of the notable ones. All tributaries of Narmada are very short. Most of these join the main stream at right angle. मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो नदियां होती हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रिब्यूटरीज उसमें ज्वाइन करती हैं। कुछ होती हैं जैसे करके डेंड्राइटिक पैटर्न में ज्वाइन करती हैं, पेड़ की शाखाओं तक के जैसे ही, ऐसे ऐसे करके। और एक होती हैं जो मतलब कैसे ज्वाइन करती हैं, वो ऐसे रिवर ऐसे जा रही है उसको राइट एंगल पे ज्वाइन करती है ऐसे। तो ये
नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती हैं इसको। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, इसमें महाराष्ट्र नहीं लिखा है, जबकि महाराष्ट्र का छोटा सा पार्ट इसके अंदर जरूर कवर होता है। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे सामने आती है तापी की बेसिन। अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा की ट्विन सिस्टर किसको बोलते हैं। नर्मदा की ट्विन सिस्टर तापी को बोलते हैं, क्योंकि नर्मदा की ही तरह तापी भी जो है रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, उसके पैरेलल ही गुजरती है। हालांकि जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि नर्मदा काफी लंबी है तापी से, और ऑफ कोर्स तापी फिर छोटी ही होगी नर्मदा से। नर्मदा जो है वो अमरकंटक प्लेटो से निकलती है मध्य प्रदेश से, और तापी निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से। इनफैक्ट इनका जो माउथ है वो भी सेम है, ये भी गल्फ ऑफ खंबट में जाके गिर जाती है। ये भी उन्हीं 3 स्टेट से होकर गुजरती है, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। देखते हैं। द तापी राइजेस इन सतपुड़ा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज समवेयर इधर। मैंने आपको बताया था विंध्या और सतपुड़ा 2 रेंजेस हैं। सतपुड़ा रेंज में एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, उस बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है हमारी ये तापी रिवर। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। इट्स बेसिन कवर्स द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि नर्मदा और तापी तो हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको यह भी बताया था कि और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बट द पॉइंट इज कि दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर वेरी शॉर्ट। इनफैक्ट वो इतना ज्यादा शॉर्ट इसलिए हैं क्योंकि वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और वेस्टर्न घाट से निकल के वो कहां पे गिर जाती हैं? अरेबियन सी में गिर जाती हैं, क्योंकि इनका कोर्स बहुत ज्यादा छोटा है। ये देखिए, ये है यहां पर वेस्टर्न घाट्स हैं, आपको देखते, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इन वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप से ये नदियां निकलती हैं, और ये महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, इन सारी जगहों पर ये नदियां बहती हैं। ऑल्दो द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स आर शॉर्ट, बट येट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द रीजन्स वेयर दे फ्लो। मांडोवी, जुआरी, पेरियर, भारतपुजा, these are some of the important rivers which are west flowing. They are short but yet they are very important. Now let's get into the east flowing rivers, which is our main focus. Why is it called a main focus? Because they are very long rivers, they are very large rivers, and they play a very important role in the southern India's economy. So सबसे पहले गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी रिवर जो है उसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अनदर पोटेंशियल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर कि दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं, या फिर गंगा ऑफ साउथ किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं गोदावरी रिवर को। हम इसको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये गोदावरी नदी काफी ज्यादा लंबी है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर काफी ज्यादा होता है, और इसकी सोर्स और माउथ को अब देखते हैं, और ट्रिब्यूटरीज को। सो महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर है नासिक करके, वहां से ये नदी जो है वो शुरू होती है समवेयर हियर, और यहां से होते 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 हुए ये आंध्र प्रदेश के लास्ट में जाके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं गौतमी गोदावरी, एक को कहते हैं वशिष्ठ गोदावरी। ऑफ कोर्स इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय लेक्चर्स। सो यहां नासिक से निकली ये गोदावरी, अब यहां पर जाके ये कहां पे मिल रही है? बॉब में गिर रही है, यानी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। इसके बीच में इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तरीका भी याद दिखा दूंगा कैसे इसको याद करना है। सो एक ट्रिब्यूटरी का नाम है पेनगंगा, दूसरे का नाम है वेनगंगा, तीसरे का नाम है वर्धा, और ये तीनों को मिला के बनती है प्राणहिता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नदियों की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये डिपेंड करता है कि नदी का डायरेक्शन कहां है फ्लो का। ऑफ कोर्स आपको पता है कि नदी इस तरफ बह रही है, तो जो रिवर ऊपर से आ रही है वो क्या बन जाएगी? वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाएगी, और जो नीचे से उसको ज्वाइन कर रही है वो क्या बन जाएगी? उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाएगी। और यहां से क्या होगा? एक रिवर है जिसे हम बोलते हैं मांजरा,
और एक रिवर है जिसे हम बोलते हैं पूर्णा। देखिए ये जो टर्म्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनको आपको याद करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, तो मैं आपको अगर जहां जहां मुझे लगेगा कि यहाँ ट्रिक हो सकती है तो मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप क्या बोलते हैं यार, वो पेन वेन पकड़ाना या खाना शाना खा लेते हैं, मतलब आप अक्सर वर्ड को थोड़ा ट्विस्ट करके उसका एक बनाते हैं, राइट, रिप्लेसिंग वर्ड। सो वैसे ही आप इसको देखो, पेन और वेन, आगे तो गंगा ही लगा हुआ है, तो पेन गंगा हो गया, वेन गंगा हो, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि गोदावरी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। तो पेन गंगा और वेन गंगा, और इसके बाद क्या है, ये पेन वेन कौन यूज करता है, मिस्टर वर्धा यूज करते हैं। सो ये वर्धा यूज करते हैं और इनके प्राण इसके अंदर बसते हैं, तो ये हो गया प्राणिता। सो इसके साथ ही हमारा गोदावरी का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो तो खत्म हो गया। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दीज नेम्स, राइट। आपको मार्क्स के लिए ही याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज इफ यू आर फॉन्ड ऑफ जोग्राफिकल ब्यूटी ऑफ कोर्स यू कैन गो देयर एंड सी दीज रिवर्स, बट फॉर आवर एजुकेशन पर्पस, फॉर आवर टेस्ट पर्पस, हमें याद करने से मतलब था, हमने कर लिया। कौन कौन सा, पेन गंगा, वेन गंगा, मिस्टर वर्धा यूजेस देम, इसके अलावा उनके प्राण बसते हैं इसके अंदर, तो प्राणिता। और आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करनी है, तो आप क्या बोलते हैं, यह पूरा माजरा बताना, तो क्या होगा, पूर्ण एंड मांजरा, दैट्स इट। हमारे इसी के साथ हमारी क्या हो गई, गोदावरी रिवर अपना कंप्लीट हो गया। मतलब कहां से शुरू हो रही है, नासिक से शुरू हो रही है, गिर कहां रही है, बॉब में गिर रही है। इसके अलावा उसके ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। गोदावरी हमारी खत्म। इसके अलावा हमने बताया गोदावरी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं या गंगा ऑफ साउथ कहते हैं, बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज, राइट। सो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं, अच्छा एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये लग रहा होगा कि यार ये महाराष्ट्र से शुरू हो रही है, तेलंगाना में जा रही है, आंध्र प्रदेश में जा रही है, बट जब हम इसके बेसिन के एरिया की बात करेंगे तो इसमें बात कर रखी है यार मध्य प्रदेश से भी है, ओडिशा से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है। इसका ड्रेनेज बेसिन वहां कैसे हो सकता है, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था पूरे एक रिवर सिस्टम कौन से एरिया को ड्रेन करता है उसको हम बोलते हैं, यानी रिवर सिस्टम में क्या गया, रिवर्स भी आ गई और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी आ गई। तो रिवर तो यहां बह रही है, मगर आपको कैसे पता कि ट्रिब्यूटरी कहां बह रही है, तो ट्रिब्यूटरी मैंने आपको दिखाया, और सिर्फ केवल यही 3 ट्रिब्यूटरीज नहीं है या 4 ट्रिब्यूटरीज नहीं है, कुछ ट्रिब्यूटरीज यहां से भी आती हैं, कुछ इधर से भी आती हैं, एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड दिस सेंटेंस हियर, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये हमने हो गया, इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया, इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, डजंट मैटर, इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर, मैंने आपको बता दिया सबसे लार्जेस्ट है। बेसिन जो है कवर करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो यू माइट थिंक वेयर इज दिस मध्य प्रदेश कमिंग फ्रॉम, वेयर इज दिस ओडिशा कमिंग फ्रॉम, दिस इज कमिंग फ्रॉम बिकॉज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी आर कमिंग फ्रॉम these states, right? So that is why it is here. Okay. और ट्रिब्यूटरीज वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, सो इट्स सिंपल। ओके, महानदी को हॉल्ट पे डालते हैं, कृष्णा कवर करते हैं, क्योंकि गोदावरी के ठीक नीचे कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर जो है वो भी वेस्टर्न घाट से ही निकलेगी ऑफ कोर्स, और वो निकलती है महाबलेश्वर से। इनफैक्ट गोदावरी के बाद सेकंड लंबी रिवर जो है वो कृष्णा है, और कृष्णा रिवर जो है वो भी कर्नाटका, आंध्रा और इन सारे एरियाज को कवर करती है, महाराष्ट्र ऑफ कोर्स, और इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी देख लेते हैं फटाफट। सो ये है वेस्टर्न घाट, कृष्णा रिवर यहां से निकलती है समवेयर हियर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, ये भी इसी तरीके से जाके बॉब में गिर जाती है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है भीमा, दिंदी एंड मूसी। कौन कौन सी, भीमा, ये मैं आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बता रहा हूं, भीमा, दिंदी और मूसी, ये 3 तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि क्या है, क्या बोला जा रहा है, भीम की जो दीदी है और मौसी है, तो भीमा, दिंदी एंड मौसी। मूसी, मौसी MOUSI नहीं है, MUSI है, मूसी कहते हैं इसे, भीमा, दिंदी, मूसी। इनफैक्ट डॉन नाम की भी रिवर है, वो भी इसी की ट्रिब्यूटरी, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, व्हाई वुड यू डू इट, राइट। सो भीमा, दिंडी एंड मूसी, so these are the 3 tributaries, left bank tributaries. If you talk about right bank tributaries, तो यहां पर 2 tributaries आ जाती हैं, एक आ जाती है कोयना और एक आ जाती है कौन सी वाली, तुंगा भद्रा। This is the most important tributary of Krishna river, तुंगा भद्रा, so do not forget to cover this.
तो ये हो गई हमारी 5 ट्रिब्यूटरीज। हमने देख लिया महाबलेश्वर से निकल रही है और गिर कहाँ पर रही है, ये गिर रही है बौब में। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी? 3 है इंपॉर्टेंट। ऊपर वाली जो है वो है भीमा, दिंदी, मूसी, और नीचे वाली कौन है? कोयना। और दूसरी कौन सी है? तुंगा भद्रा। सो दिस इज इट। सो इसके साथ हमारा कृष्णा रिवर भी कंप्लीट। ओके, इसके बाद हम आते हैं कावेरी बेसिन के ऊपर। ओके, बिल्कुल गोदावरी और कृष्णा की तरह कावेरी भी जो है कहां से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में एक जगह है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, जहां पर है तल कावेरी। कावेरी का एक ताल है जिसे बोलते हैं ताल कावेरी। ब्रह्मगिरी कोडेगू डिस्ट्रिक्ट है। इतनी शायद से नहीं दे रखा होगा आपके उसमें, बट ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। कोडेगू डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी माउंटेन्स हैं और वहां पे तल कावेरी है जहां से ये कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सदर्न स्टेट्स में काफी ज्यादा डिस्कॉर्ड है, मतलब काफी ज्यादा आपस में रिफ्ट है इस नदी को लेके। क्योंकि ये नदी ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये रेन शैडो एरिया में आता है। ये हम क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती और बहुत ज़्यादा लोग इस नदी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसी 2 जगहों पर 2 स्टेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल्स आती हैं। यानी एक तरफ बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की कैपिटल है और दूसरी तरफ तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तो ये 2 कैपिटल्स आती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और इनफैक्ट दुनिया मतलब इंडिया का जो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है वो भी इसी नदी के ऊपर बनता है जिसे हम कहते हैं शिव समुद्रम, जो कि वो किसके ऊपर है? शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी के ऊपर ही है। और ये काफी बड़ा ह्यूज क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक हम कह सकते हैं, वाटरफॉल है ये। और यहाँ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट शहरों में, बैंगलोर, मैसूर में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे जिसको हम जाते हैं KGF के नाम से। जी हाँ, ये बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं, कोलर गोल्ड फील्ड। चलिए आइए इसको रीड करते हैं। तो कावेरी राइज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। जैसे मैंने आपसे बताया ब्रह्मगिरी में ये है। बे ऑफ बंगाल में ये जाती है साउथ ऑफ कटाडलोर इन तमिलनाडु। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज 760। यू डोंट हैव टू बॉर्डर अबाउट दिस थिंग। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर आम्रवती, भवानी, हेमवती एंड काबनी। अच्छा, अगर आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं अगर आपको समझना है तो। एक है आम्रवती और हेमवती और दूसरी तरफ है भवानी और काबिनी। तो ये 2 वर्ड्स हैं जो आपको थोड़े से राइमिंग लगेंगे और इस बेसिस पे आप इनको याद भी कर सकते हैं। सो दिस इज इट। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 3 जो स्टेट्स हैं जिसको ये कवर करती है। इनफैक्ट दिस रिवर ऑल्सो बिकम्स द रीजन ऑफ कंट्रोवर्सी और डिस्कॉर्ड और डिसएग्रीमेंट बिटवीन दीज 3 स्टेट्स। ठीक है, सो कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके एक डू यू नो फैक्ट के ऊपर। कावेरी नदी जो है सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है जिसे हम कहते हैं शिव समुद्रम। इससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सप्लाई की जाती है मैसूर, बैंगलोर और KGF को, यानी कोलर गोल्डफील्ड को। अब मैंने एक रिवर छोड़ी थी महानदी बेसिन, इसको कवर कर लेते हैं। ये एक सिंपल सी रिवर है जो कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के एरिया में बहती है। ये महानदी बेसिन इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि महानदी के ऊपर इंडिया का सबसे लंबा डैम यानी कि हीराकुंड डैम जो है वो इसी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। रेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरीज को इतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जैसे हमने बताया था ना कि कुछ बाकी की भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो छोटी हैं, वैसे ही कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं जो थोड़ी छोटी हैं, इसलिए उनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इन छोटी छोटी नदियों के सोर्सेस और उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करूंगा, जिसमें बैतरानी, ब्राह्मणी, कोयल, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन एरियाज में बहती है। ये देखिए दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरानी, सुवर्णरेखा, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरियाज में बहती हैं। इसमें से एक ये इंपॉर्टेंट रिवर है दामोदर रिवर। इसको हम सौरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं क्योंकि ये पहले एक डैम बना था दामोदर वैली प्रोजेक्ट, उससे पहले ये बंगाल में खूब सारा फ्लड लेके आती थी हर साल। ठीक है,
सो विद दिस वी कंप्लीट द रिवर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे सामने है वो है लेक्स। सवाल उठता है ये लेक्स क्या होती है। देखिए लेक्स का मतलब ये होता है कि नदी के बारे में तो आपने जान लिया राइट, कि नदियां क्या है, बहता हुआ पानी है। बट जब पानी ठहरा हुआ रहता है तो उसे हम कहते हैं लेक्स। ऑफ कोर्स एक गड्ढे में पानी ठहरा हुआ है उसको हम नहीं कह सकते, हम लेक्स उसको कहते हैं जहां साल में ज्यादातर पानी भरा रहे, जिसमें डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा हो, लगभग 6 मीटर से ज्यादा। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ये कितना है, बट आई हैड रेड समवेयर इट इज 6 मीटर्स, बट फिर भी। और इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि ये लेक्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखो लेक्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से मेनली हो सकता है। एक कि उसका नेचर ऑफ पानी क्या है, वाटर नेचर क्या है, और दूसरा हो सकता है इस बेसिस के ऊपर कि वो बना कैसे है, बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द नेचर ऑफ वाटर इट कंटेन्स। सो ऑन द नेचर ऑफ वाटर इट कंटेन्स, इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे। ओके, पहले हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपसे बताया क्या, एक बहुत लार्ज बॉडी होनी चाहिए जहां पानी होना चाहिए, साल में ज्यादातर वहां पे पानी प्रेजेंट रहना चाहिए। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दो तरीके से। एक, या तो उसे इंसान ने बनाया हो या तो उसे नेचर ने बनाया हो। अगर उसको इंसान ने बनाया है तो हम उसे कहते हैं मैन मेड लेक, और अगर वही नेचर ने बनाया है तो उसे हम कहते हैं एक सिंपल लेक, जिसे हम कहते हैं वो सिंपल सा लेक हो जाता है। तो कौन सा वाला हो गया, एक पहले मैन मेड लेक को कवर करते हैं। देखो होता यह है कि जहां पर भी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन होता है, और उस हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में वो क्या करते हैं, रिवर के फ्लो को बांधने के लिए एक बहुत बड़ा सा एक ऐसा प्लेन एरिया बनाते हैं। खूब यहां पर क्या होता है, जहां से वो गिर रही होती है, जहां से एक हाइट होती है, वहां पर एक बहुत बड़े लंबे चौड़े गेट लगा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये नदी का जो पानी है वो यहां पर रोक दिया जाता है। जब इसको रोक दिया जाता है तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इसका लेवल बढ़ने लगेगा, हाँ कि ना। पानी के फ्लो को रोक दिया जाए तो धीरे धीरे करके तो लेवल बढ़ने लगेगा। और हम यहां पर क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं हम गेट। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गेट लगा देते हैं। और इन गेट के नीचे लगी रहती हैं बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइन्स। और होता क्या है, होता यह है कि जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बीच बीच में ये गेट ओपन कर दिए जाते हैं। ये पानी हाइट से तो यहां से नीचे तो बहुत बड़ा हाइट है ही है। जब ये पानी नीचे गिरता है तो क्या करते हैं, ये टर्बाइन्स को घुमाता है। और जब ये टर्बाइन्स घूमेंगी तो आपको पता है, क्योंकि ये क्या कर रही है, गिरता हुआ पानी है तो यानी उसका काइनेटिक एनर्जी यूज हो रहा है। एनीथिंग विच इज इन मोशन, उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। वो जैसे ही टर्बाइन्स के ऊपर पड़ेगा तो टर्बाइन्स मूव करेंगी। टर्बाइन्स मूव करेंगी तो क्या जनरेट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है। इन टर्बाइन्स को जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, और वही मैकेनिकल एनर्जी को वो क्या डायनामो किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी इलेक्ट्रिक मतलब पावर में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरीके से जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इतना ही नहीं, ये ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका कोई एक पर्पस नहीं होता, इनके बहुत सारे पर्पस होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, दूसरा यहां के बाद जब वो नीचे गिरते हैं ना, डैम्स बनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अलग अलग चैनल्स बना दिए जाते हैं। ये चैनल्स क्या करते हैं, दूर दूर के खेतों में भेजे जाते हैं यहां से पानी, जिसको कैनल्स कहते हैं। ये जो चैनल्स हैं इनको कैनल्स कहते हैं। ये कैनल्स अलग अलग जगहों पे जाते हैं, खेतों में पानी सप्लाई करते हैं, इसलिए ये इरिगेशन में भी काम आते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो गई, एग्रीकल्चर भी हो गया। इनफैक्ट ये जो पानी यहां पर रोका गया है, अक्सर आप देखते होंगे कि भाई इन गेट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं, अचानक से आने वाले पानी को, बहुत ज्यादा पानी आ गया अचानक से, अगर ये गेट नहीं होता तो क्या होता, नीचे रहने वाली जितनी भी बस्तियां हैं, पेड़ पौधे जानवर सब क्या करते हैं, बह जाते। पर ये गेट्स क्या करते हैं, ये डैम्स क्या करते हैं, उन पानी के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हर चीज जिसके एडवांटेजेस होते हैं, केवल एडवांटेजेस ही नहीं होते, उसको कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। व्हेन वी स्टडी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और व्हेन वी स्टडी दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन डिटेल, आई विल टेल यू इट्स नेगेटिव ऑल्सो, डीमेरिट्स भी हम बात करेंगे। सो अब आप ये देख रहे होगे कि एक बहुत लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर खड़ा हो गया, और मैंने आपसे क्या बोला था, कोई भी लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जहां पर साल के ज्यादा टाइम पानी रहता है उसको हम क्या कहेंगे, लेक कहेंगे। बट इस केस में ये लेक
नेचर ने नहीं बनाई है, इसको इंसान ने बनाया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मैन मेड लेक कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या हो गई, ये एक मैन मेड लेक हो गई। जैसे गोविंद सागर, निजाम सागर, नागार्जुना सागर, जिस ज्यादातर, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल बट आई एम टेलिंग यू कि जिसके आगे भी वर्ड के आगे सागर लगे, ये आपके क्वेश्चंस में भी आएगा एनसीईआरटी के लास्ट में, कि क्लासिफाई करना हमारे को नीचे दी हुई वाटर बॉडीज को इनटू मैन मेड एंड नेचुरल लेक्स। तो जिसके आगे भी सागर लगेगा वो क्या हो गया, ये हो गया मैन मेड लेक। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल लेक्स की। देखो जब नेचुरल लेक्स की बात होती है ना, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो कि फ्रेश वाटर है, एक वो जो कि ब्रैकिश वाटर है, यानी जिसके अंदर क्या है, नमक मिला हुआ है। सो अलग अलग चीजों के अलग अलग यूज। अगर हम ये सोचते हैं कि ब्रैकिश वाटर का कोई यूज नहीं, हम बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे नमक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे इसकी सांबर लेक हो गई, चिलिका लेक हो गई, पुलिकट लेक हो गई, ये सारी लेक्स क्या है, ये सारी लेक जो है वो ब्रैकिश लेक्स है, इनमें नमक है। और वहीं पर कुछ फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं। फ्रेश वाटर लेक्स भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वो फ्रेश वाटर सप्लाई करती हैं, जिससे कि लोगों को पीने का पानी मिलता है। इतना ही नहीं, जो टूरिस्ट प्लेसेस होती है उनका एक वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन होता है क्या, यही लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप जम्मू एंड कश्मीर टाइप करते हैं तो सबसे पहले क्या निकल के आता है, डल लेक निकल के आती है, राइट। ऐसे ही जब आप क्या बोलते हैं नैनीताल करते हैं, तो आपको पता है नैनीताल ही जो है किसके बेसिस पे है, लेक के ऊपर है। तो आप सिर्फ इमेजिन करिए कि अगर ये लेक्स नहीं होती तो क्या ये शहर इतने ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनते। बट जो भी है, इंपॉर्टेंट ये है कि दीज लेक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टूरिस्ट अट्रैक्शन। सो विद दिस अपना ये काम कंप्लीट भी हुआ। इसके बाद हमारे को ये भी देखनी है कि जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल, मतलब नेचुरल लेक्स की बात करते हैं, तो नेचुरल लेक्स का फॉर्मेशन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। देखते हैं कैसे कैसे। दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया। एक, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वूलर लेक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, चिलिका लेक है, जो कि उड़ीसा में। ओके, देखो कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन सी वाली, ग्लेशियर लेक्स के बारे में। ये मैं बता रहा हूं लेक्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस कि ये बने कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पहाड़ है, ये पहाड़ का स्लोप है। अब आपको क्या पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है यहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, राइट। आप जो देखते हो वो ग्लेशियर का ऊपर वाला पार्ट देखते हो, आप ग्लेशियर अंदर क्या कर रहा है वो आप नहीं देखते। ग्लेशियर क्या करता है, ग्लेशियर इरोजन करता है। ग्लेशियर है क्या, जमी हुई नदी है, वो धीरे धीरे क्या करता है, ये जो उसके अंदर वाला पार्ट है ना, उसको इरोड करता है, खोदता है। खोदते 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 कभी कभी ऐसा होता है एक ऐसा करके कैविटी बन जाती है, क्योंकि इसके ऊपर लेक थी। और ये कोई 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये 200 साल 250 साल 300 साल का प्रोसेस होता है, जहां पर ये एक ऐसा करके कैविटी बन जाती है धीरे धीरे। और फिर उसके बाद जो ग्लेशियर पिघलता है, और या फिर जब बारिश आती है तो यहां पर क्या हो जाता है, एक पानी जम जाता है, जिसको आप किस नाम से जानते हो, लेक्स के नाम पे। ये नैनीताल, भीमताल, ये लेक्स कैसे बनी है, इसी तरीके से बनी है, क्योंकि ये ग्लेशियर की एक्शन से बनी है, इसलिए इनको बोलते हैं हम ग्लेशियल लेक्स। अब बात करते हैं क्रेटर लेक की। आपको पता है कि धरती पे कभी कभी आउटर सोलर, मतलब जो सोलर सिस्टम के बाहर से ये जो, या सोलर सिस्टम का जो पार्ट है, मीटेरियोइट, जब वो अर्थ को हिट करता है तो वो क्या करता है, वहां पे एक डीप खड्डा कर देता है। आपको पता है ये बात, राइट। इनफैक्ट डायनासोर्स के खत्म होने का एक थ्योरी ये भी बताई जाती है कि मीटेरियोइट टकराया था। तो ऐसा ही एक मीटेरियोइट इंडिया के भी किसी पार्ट पे टकराया था, और वहां पर बनी है एक लेक, जिसे महाराष्ट्र की एक लेक कहते हैं, जिसका नाम है लोनर लेक। कभी ना कभी मीटेरियोइट आके यहां पर टकराया, इससे बनी एक कैविटी, और कैविटी में आज जम गया पानी, इसको बोलते हैं क्रेटर लेक। ठीक है, अब तीसरा हमारे सामने आता है ऑक्सबो लेक। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब इसको देखो कैसे होता है, क्या होता है यहां, ये जैसे रिवर्स जो होती है ना प्लेन्स में, वो ऐसे मियांडर करती है। मियांडर मतलब ऐसे सर्पीले आकार से ये बनाती हैं।
ये मैं आपको 2D फिगर बता पा रहा हूं, 3D तो नहीं बता सकता। ओके, अभी क्या होता है कि ये देखो, ये पानी यहां से आ रहा है, इसके कर्व के हिसाब से बताओ सबसे ज्यादा फोर्स वो कहां पे एग्जर्ट करें? यहां पर। धीरे धीरे करके क्या होगा, इसके ऊपर हिट करते जाएंगे, हिट करते जाएंगे, हिट करते जाएंगे। ये है क्या? है तो ये मिट्टी। धीरे धीरे खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक खिसक के क्या होगा, ये एक दिन इसके साथ सीधा ज्वाइन करेगा। और क्या हो रहा है, यहां पर ये डिपॉजिट किसके पास हो रहा है? यहां हो रहा है, क्योंकि ये यहां से हिट करके पानी आगे तो जाएगा ही, तो ये आगे जाता है। और ये जो रेत यहां से निकली है, वो रेत आके यहां पर डिपॉजिट होती रहती है, ऐसे डिपॉजिट होती रहती है। इसके बाद का स्टेज में आपको यहां से साफ करके बताता हूं। इसके बाद क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि डायरेक्टली, क्योंकि मिट्टी हिट करते 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 क्या होगी, आगे की तरफ आ जाएगी। और ये क्या होगा, ये एक ऐसा करके स्ट्रक्चर बन रहा था, आपको पता ही है। और यहां आते आते ये एक पूरा मिट्टी बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पर जो पहले नदी बह रही थी, पहला ये कोर्स था, आपको पता है अच्छी तरीके से, यहां का पानी इस मेन वाटर से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिपोजिशन हो गया है और पानी अब सीधे बहने लगा है। तो आप ये देखो, ऑक्स यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे। ऑक्स जो है उसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो खेतों में वो चलाते हैं ना, तो उनके पीछे एक हम्प टाइप का होता है। ये बिल्कुल उसी की तरह, हम्प की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑक्स बो लेक बन जाती है। धीरे धीरे करके क्या होगा, आप इस पिक्चर को देखो, क्या होगा, ये जो पानी आ रहा है ना, धीरे धीरे ये देखो कितना पास में आ गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डायरेक्टली यहां जाएगा, इसके साथ ये जो पानी है, ये जो पहले ये फ्लो था, ये इसके साथ कट जाएगा और ये बन जाएगा एक ऑक्स बो लेक, क्योंकि ये ऑक्स के बो की तरह लग रही है, इसलिए ऑक्स बो लेक बन गया। बिहार में ऐसे ही एक ऑक्स बो लेक है जिसका नाम है गोगा बील। बुक में ऑफकोर्स मेंशन नहीं है, आप इसको देखिएगा, गूगल करिएगा, आपको मिलेगा ऑक्स बो लेक। सो दीज वर द थिंग्स जो मैंने आपको पढ़ानी थी। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। भीमताल, नैनीताल कहां पर है? ये आपको पता है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, एक मैप है, मैप देखते हैं इसमें, हाँ राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर में 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इसको देख लीजिएगा। वूलर लेक, ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद डल लेक, जो कि सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। उत्तराखंड यहां पर है। यहां पर नैनीताल और भीमताल, ये याद रख लेगा, नैनीताल एंड भीमताल। और इसके अलावा यहां ये मेघालय है, यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जिसे हम बोलते हैं बरा पानी। बरा पानी, उनका एक्सेंट समझिए, बरा पानी का। ओके, और मणिपुर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है जिसे हम कहते हैं लोकटक लेक। लोकटक लेक, ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लोकटक लेक कहां पर है, तो ये मणिपुर में है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है। इस लेक के बीच में फुमडीज भी है। फुमडीज क्या होता है, ये आपका काम है, आप इसको याद देखिएगा। फुमडीज और कहां पर है ये, और लोकटक लेक को एक बार जरूर देखिएगा फोटो के अंदर, इमेजेस के अंदर। तो ये लोकटक लेक हो गई। इसके अलावा कोलेरू और पुलिकट लेक यहां पर है आंध्र प्रदेश में, और एक इसके बीच में बॉर्डर में। तो कोलेरू और पुलिकट, पुलिकट पे जो है वो है श्री हरिकोटला, सो विच इज अ लॉन्चिंग पैड, राइट, इसरो का। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो मैं चाहता था कि आप देखें, समझें। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है लेक्स का, वो कंप्लीट होता है। अब सवाल उठता है कि रिवर्स का इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है। ओके, जब नदी आती है आपके दिमाग में, तो आपको क्या क्या समझ में आता है? एक, कि इसके ऊपर बहुत सारी फैक्ट्रीज काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज को पानी की, फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जूट, कॉटन, इस तरीके की इंडस्ट्री। दूसरा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को पानी की जरूरत है, आप उसमें नमकीन पानी तो नहीं डाल सकते, इसलिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, डोमेस्टिक पर्पज हो या इंडस्ट्रियल पर्पज हो, आपको फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहां पर आ गई। इतना ही नहीं, आप इसका जो रोल है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम उसको इतने छोटे से टाइम में सीमित नहीं कर सकते। अभी आपको जो इसका जो मेन प्रॉब्लम है उसको समझने की जरूरत है। नदियों
का एक कैपेसिटी होता है। क्या कैपेसिटी होता है? नदी अपने आप को सेल्फ क्लीन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो? नहा लेते हो जाके, राइट? जब आपको खराब फील होता है और आप हर सुबह क्या करते हो? आप नहा लेते हो, उससे क्या हो जाता है? आप सेल्फ क्लीन हो जाते हो। नदियों का भी कुछ ऐसा ही कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? कैपेसिटी ये है कि उनमें फ्लो होता है। अब फ्लो होता है तो उससे क्या होगा कि बीच में कोई कचरा आएगा भी तो क्या उसको करेगी? वो बहा के लेके चली जाएगी। यानी इट्स अ सेल्फ क्लेंजिंग एबिलिटी दैट द रिवर हैज। बट द प्रॉब्लम इज कि धीरे धीरे करके हम जो उसका पानी है उसका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बकेट है, एक तरफ से पानी आता है, आप दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं। अगर 50 आता है, 50 निकाल लेते हैं तो जितना है उतना ही भरा रहेगा। बट अगर 50 आता है और आप 80 के हिसाब से निकाल रहे हैं, क्योंकि अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी जरूरत बढ़ रही है, तो धीरे धीरे करके हम पानी की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? नदी का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है हम कम करते जा रहे हैं। ये बात पक्की हो गई। चलिए, हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है? दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तो हम उसमें से पानी कम कर ले रहे हैं और दूसरा हम क्या कर रहे हैं? उसके अंदर कचरा डाल दे रहे हैं। ये नॉर्मल रिवर थी, हमने इसमें कचरा डालना शुरू किया। ये बहुत ही आम तस्वीर है, आप ये मत समझिएगा कि हम अलग से कुछ लेके आए हैं। ये दिल्ली के बहुत आम तस्वीर है जहां पर कचरा फेंकते हैं लोग। गाड़ियों में आते हैं सुबह सुबह और वो कचरा फेंकने आते हैं। कहां पर? यमुना रिवर के अंदर। तो वो यमुना नदी के अंदर ये कचरा फेंक देते हैं, और कचरा जब फेंक देते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों बाद इस तरीके का हाल हो जाता है। क्योंकि नदी अपने आप को सफाई कर सकती है जब तक उसमें पानी हो, जब तक उसमें फ्लो हो। पानी आप निकालते जा रहे हैं, कचरा आप डालते जा रहे हैं, इस तरीके से उसकी सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी खत्म कर दी और नदी बन गई नाला। ऐसे ही एक नदी के नाले को मैं भी जानता हूं, जो कभी नदी होती थी हिंडन रिवर, अब वो हिंडन नाला बन चुकी है। ये यमुना रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती थी। खैर, इसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू स्टडी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ये गंगा एक्शन प्लान है जिसको कि 1985 में शुरू किया गया था। इट कैन बी अ पोटेंशियल एमसीक्यू कि ये कब शुरू किया गया था? 1985। इसी के साथ हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट या दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। मैं आपके सारे जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, उसको क्लियर कर दूंगा। एक दो बार जब आप इस वीडियो को देखोगे और एक बार आप रीड करोगे तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट कंट्रोल में होगा, आई एम श्योर। सो विद दिस आई से गुड बाय टू यू एंड गिव यू अ लॉट ऑफ विशेस, बेस्ट ऑफ लक, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।